नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध, कई महीनों से चल रहे इजराइल हमास युद्ध और ईरान इजराइल तनाव के बीच पिछले दिनों चीन ताइवान के बीच भी एक जोरदार तनाव पैदा हो गया। चीन ने अचानक इस छोटे से द्वीप के चारों ओर अपनी नेवी और एयरफोर्स का घेरा बना दिया और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A। अगर इस ऑपरेशन में पैदल सैनिकों को भी जोड़ दिया जाता तो फिर ये ताइवान पर चीन के किसी बड़े हमले की तरह हो सकता था, लेकिन चीन ने इसे बस एक एक्सरसाइज की तरह ही रखा। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया, उससे संकेत मिलता है कि चीन इसी तरह ताइवान पर मिलिट्री दबाव लगातार बढ़ाता जाएगा ताकि ताइवान के करीब 2.5 करोड़ की आबादी के मन में खौफ भर दिया जाए कि चीन कभी भी उन पर कब्जा कर सकता है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार ताइवान और चीन के बीच तनाव की असली वजह क्या है, दोनों के बीच दुश्मनी कितनी पुरानी है, अमेरिका ताइवान को चीन से बचाना क्यों चाहता है और क्या वाकई ताइवान को अमेरिका बचा भी सकता है। ताइवान में ऐसा क्या है जिसके लिए तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने का खतरा भी मोल ले सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको चीन और ताइवान विवाद के कई पहलुओं को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा तनाव की। दरअसल ताइवान में जैसे ही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी DPP के लीडर विलियम लाई ने ताइवान के नए प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेकर अपनी स्पीच दी, वैसे ही चीन ने अपनी फौज को ताइवान को चारों ओर से घेरने के लिए एक मिलिट्री ड्रिल करने का आदेश दे दिया, जिसका मकसद ताइवान पर चीन के कब्जे या फिर उसके इकोनॉमिक ब्लॉकेड की क्षमता का मुजाहिरा करना था। चीन के फाइटर जेट्स या फिर समुद्री जंगी जहाज अक्सर ताइवान की सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन ये मिलिट्री ड्रिल बेहद खतरनाक थी। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री की खबर के मुताबिक उसने बताया कि चीन के 49 फाइटर जेट्स, 19 नौसैनिक जहाज और कोस्ट गार्ड के 7 जहाज ताइवान के समुद्री क्षेत्र के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। इस बेड़े में छोटे युद्धपोत भी थे जिनसे हल्के हथियार ट्रांसपोर्ट किए जा सकते थे। ताइवान चीन के काफ़ी करीब है, दोनों के बीच बस एक छोटी सी ताइवान खाड़ी है और इन दोनों के बीच लगभग 50 नॉटिकल माइल की दूरी पर एक मीडियन लाइन है, जिसे दोनों देशों के बीच की एक डिफेक्टो सरहद भी कहा जाता है, एक अनौपचारिक सरहद, अनौपचारिक बॉर्डर। इस बार की मिलिट्री ड्रिल में चीन ने कई बार उस लाइन को पार किया। हालांकि ताइवान की 24 मील की लाइन को चीन ने ब्रीच नहीं किया, वरना दोनों देशों के बीच जंग के हालात भी बन सकते थे। इस बार की ड्रिल में ताइवान के पूर्वी हिस्से को घेरने की प्रैक्टिस की गई चीन की तरफ से। दरअसल अगर जंग होती है तो वो ताइवान का पूर्वी हिस्सा ही है, जहां जापान और साउथ कोरिया में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों से मदद आने की गुंजाइश होती है। ऐसे में चीन ताइवान के पूर्वी हिस्से की कंप्लीट नाकेबंदी करने की प्रैक्टिस कर रहा था इस पूरी मिलिट्री ड्रिल में। तो सवाल ये है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका उसकी मदद क्यों करेगा, और अगर ताइवान चीन के आगे इतना कमज़ोर है तो अभी तक चीन ने ताकत के दम पर उस पर कब्जा क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना होगा और 75 साल पीछे पहुंचना होगा, साल 1949 में, जब चीन में चल रहे गृह युद्ध में माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी और नेशनलिस्ट सरकार और उसके मुखिया जनरल चियांग काई शेक को चीन से हारकर और भागकर ताइवान में शरण लेनी पड़ी थी, एक छोटे से द्वीप में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दरअसल दुनिया 2 खेमों में बंट गई थी। पहला खेमा अमेरिका की लीडरशिप वाले पूंजीवादी देशों का था और दूसरा खेमा सोवियत संघ यानी रूस की झंडाबरदारी में जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनका था। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश यानी चीन में गृह युद्ध चल रहा था और इस गृह युद्ध में रूस ने माओ की कम्युनिस्ट पार्टी का साथ दिया, यानी उसको समर्थन दिया, हथियार मुहैया कराए। तो वहीं अमेरिका ने जो जनरल चियांग काई शेक की सरकार थी, जो राष्ट्रवादी सरकार थी चीन की, उसका साथ दिया। 1945-46 से शुरू होकर यह गृह युद्ध 1949 तक चला। चियांग काई शेक हार गए और उन्होंने ताइवान में शरण ली और ताइवान से अपनी सरकार चलाई और चियांग काई शेक ने खुद को चीन का लीडर घोषित कर दिया। तो वहीं माओ ने चीन के मेनलैंड में, जो आज हम चीन का नक्शा देखते हैं, जो मेनलैंड है वो मेनलैंड चीन है और जो छोटा सा टापू या छोटा सा द्वीप उसके नीचे है वो ताइवान है। तो मेनलैंड में जो मौजूदा चीन है वहाँ से
माओ ने अपनी कम्युनिस्ट सरकार को चलाना शुरू कर दिया। अमेरिका और उसके साथी देशों ने कम्युनिस्ट चीन के बजाय ताइवान को ही असली चीन के तौर पर मान्यता दी और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ताइवान को ही असली चीन माना गया। ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि कम्युनिस्ट चीन का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 1970 के दशक में जब वक्त थोड़ा सा बदला और चीन और सोवियत संघ यानी दोनों कम्युनिस्ट देशों के बीच में खटास बढ़ी, तो अमेरिका ने चीन के साथ दोस्ती का इनिशिएटिव लिया, दोस्ती की पहल की। और प्रेसिडेंट निक्सन, जो अमेरिका के नामी गिरामी प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने माओ से बात करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बीजिंग की यात्रा भी की, जो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक थी। दोनों देशों के बीच ताल्लुक बढ़ते चले गए, बदलते चले गए, दोनों देश करीब आते चले गए और अमेरिका ने ताइवान की जगह कम्युनिस्ट चीन को ही असली चीन का नाम दिया, यानी उसको मान्यता दी। और वन चाइना पॉलिसी को भी अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया, यानी सिर्फ एक ही चीन है जिसकी सरकार कम्युनिस्ट सरकार है। यूएन में भी ताइवान की सीट चीन को दे दी गई, लेकिन फिर भी अमेरिका ने यह तय किया कि चीन ताइवान को ताकत के बल पर हासिल ना कर सके, लिहाजा उसने ताइवान को खतरनाक रक्षात्मक हथियारों की भरपूर सप्लाई की, जो अब भी जारी है। चीन हमेशा से ये मांग करता रहा कि ताइवान को उसके मेनलैंड के साथ मिल जाना चाहिए, यानी ताइवान को जो आज की डेट में मौजूदा चीन है उसके साथ मिल जाना चाहिए, उसी का एक प्रोविंस या एक हिस्सा बन जाना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्वाद चख चुकी ताइवान की आवाम चीन के ऑटोक्रेटिक यानी तानाशाही सिस्टम से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाती है। दरअसल ताइवान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहां कुछ वक्त बाद चुनाव के जरिए नए राष्ट्रपति बनते हैं, जबकि चीन का सिस्टम सबको पता है, वहां कोई चुनाव नहीं होता और कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार चलती रहती है। वक्त बीतता गया, चीन आर्थिक तौर पर और फौजी तौर पर काफ़ी मजबूत होता चला गया। साल 2019 में चीन के पावरफुल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान को एक देश दो सिस्टम के फॉर्मूले के तहत चीन में मिल जाना चाहिए। लेकिन ताइवानी लोग हांगकांग में चीन की इस वादा खिलाफी का उदाहरण देख चुके थे, जहां चीन ने ताकत के दम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया और उसके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को बेहद मजबूती के साथ कुचल दिया। शी जिनपिंग कई बार अलग अलग मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है और एक ना एक दिन वो उसे अपने साथ मिला लेंगे। वहीं ताइवान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है विलियम लाई, वो चीन के साथ विलय के घोर विरोधी हैं। पिछली 3 बार से उनकी पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव जीत रही है। जब जब चीन ताइवान को फौजी ताकत के दम पर डराने की कोशिश करता है, जैसे अभी डराया, तब तब विलियम लाई की पार्टी की ताकत और बढ़ जाती है। इससे पता चलता है कि ताइवान की आवाम मोटे तौर पर उसकी ये सोच है कि वो चीन के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ताकत के दम पर चीन ताइवान को खुद के साथ मिला सकता है? 2 साल पहले रूस ने भी ताकत के दम पर यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन जान माल के भारी नुकसान के बावजूद वो अभी तक अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका है। रूस अभी भी यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। ताइवान के पास भी अमेरिका से मिले हुए बेहतरीन हथियार हैं, लिहाजा चीन की फौज भी कम से कम वो गलती तो नहीं करेगी जो रूस ने की है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि चीन ताइवान को ताकत के दम पर, फौजी ताकत के दम पर हासिल करने के लिए एक ऐसे मुफीद वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब उसकी फ़ौज भी पूरी तरह तैयार हो और इंटरनेशनल हालात भी उसके अनुकूल हों और अमेरिका चाहकर भी ताइवान की मदद ना कर सके। तब तक चीन ऐसी ही मिलिट्री ड्रिल्स करके ताइवान को धमकाता रहेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।